चलो आओ पेपर डिस्कस करते हैं। भैया मेरे पास अभी जो फिलहाल पेपर है दैट इज फॉर डे 2 शिफ्ट 1। 24 जून का है, सॉरी 24 जून जो भी है, 24 जून शिफ्ट 1। चलो कुछ गुड इवनिंग हर्षा, गुड इवनिंग। बिल्कुल। यार सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वेट ऑफ द बॉडी 1/3 रिड्यूस हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हाइट एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि भैया जहां पे ग्रेविटी क्या हो जाए, ग्रेविटी हमारी सरफेस की 1/3 हो जाए, वेट 1/3 हो जाए। वेट 1/3 हो जाए या ग्रेविटी 1/3 हो जाए, एक ही बात है। तो मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट। Gm/r+h²। भाई वेरी गुड। अब इसमें मैं बताता हूँ काफी बच्चों ने क्या गलती करी होगी। उन्होंने सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला रटा हुआ होगा, GH = G × 1 - 2h/r। उन्होंने यहां से हाइट निकालने की कोशिश करी होगी, तो भैया डेफिनेटली आंसर गलत ही आया होगा। क्यों? यार हमें क्या पता कि एच की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, आर से बहुत छोटी है, हमें कुछ नहीं पता। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है मेरे को बताना जरा, ये वाला फॉर्मूला। h small। भाई बिल्कुल, ये वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन करके आता है फॉर्मूला, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से हमारी जो एच की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए रेडियस से कंपैरिजन में। लेकिन मुझे क्या पता कि भैया कौन से डिस्टेंस पे ग्रेविटी की वैल्यू 1/3 रिड्यूस हो रही है, तो मैं ये कंडीशन अज्यूम नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें जो जनरल फॉर्मूला है वो ही यूज करना पड़ेगा। और जनरल फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट सरफेस डिवाइडेड बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो इसमें कोई दिक्कत। भाई जो फॉर्मूला तुम बता रहे हो वही फॉर्मूला लिखा है, r+h/r का होल स्क्वायर। यस। डन। तो यार अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर कैलकुलेट कर लो। जी एच की वैल्यू g/3 इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय 1 + h/2r, 1 + h/r का होल स्क्वायर, सॉरी। जी से जी कटा, तो इसमें क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 इक्वल्स टू 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा √3 इज इक्वल्स टू 1 + h/r। तो h/r हो जाएगा √3 - 1, और h की वैल्यू हो जाएगी √3 - 1 इंटू आर। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन नहीं है। जो क्वेश्चन जैसे मेरे को क्या पता वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, वैसे रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता होना चाहिए, दैट इज 6400 किलोमीटर्स। और जो ऑप्शंस है वो किलोमीटर्स में ही गिवन है। तो बस यार इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल लेना। √3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.7। 1.73। 1.73 - 1 इंटू 6400 किलोमीटर्स। एक बार ऑप्शंस दिखा देता हूँ, ऑप्शंस क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन था 5000 किलोमीटर्स। भैया 1.73 को अगर मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू हमारे पास 0.73 हो जाएगी, मतलब वैल्यू 1 से छोटी है। तो जो हाइट आएगी वो 6400 किलोमीटर से ज्यादा आएगी या कम आएगी। कम। वेरी गुड, हाइट 6400 किलोमीटर से कम आएगी। तो यार एक तो ऑप्शन ए वैलिड हो सकता है, मतलब बिगर कैलकुलेशन की ट्राई करना चाह रहा हूं मैं। 5562.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी है, सारे ऑप्शंस उसी से कम ही गिवन है, तो भैया फिर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन गिवन है 3600 किलोमीटर्स। तो यार प्लीज इसको मल्टीप्लाई करके चेक ही कर लो फिर तो कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। कैलकुलेशन आप पे छोड़ दूं, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है बिल्कुल।
तो मैं वही बता रहा हूँ, बस इसमें मेजोरिटी बच्चों ने क्या गलती करी होगी यार, अपना वो 1 - 2h/r वाला फॉर्मूला यूज कर दिया होगा। तो फिर भैया कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो गलती आएगा। और उस हिसाब से कोई ना कोई आंसर जरूर मैच भी कर रहा होगा। लेकिन करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ू। सर मतलब पूरा 4684 नहीं है, इससे थोड़ा कम कम है। हाँ मतलब तो यार ज्यादा ही कुछ कम है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही होगी। रीजन बीइंग मैंने √3 की भी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ली है। √3 की भी जो ये वैल्यू है 1.73, ये पूरी एग्जैक्ट नहीं है ना। एक। हाँ हरी, तुम क्या डाउट बोल रहे थे, क्लियर है क्या? थोड़ा अप्रोक्सीमेट इसके अराउंड ही तो आ रहा है ना वैल्यू। यस सर। चलो डन। बाकी मैंने कैलकुलेट नहीं किया यार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर ज्यादा डिफरेंस कुछ आ रहा है तो फिर उस हिसाब से बताना, देखेंगे फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर का है कि हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसका एक एंड पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है और दूसरा एंड पॉइंट हमारा किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। तो नीचे वाले को कंसीडर कर लो ग्राउंड, और ऊपर वाला हमारा किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। हमें स्प्रिंग का कांस्टेंट कुछ गिवन नहीं है, बल्कि हमें स्प्रिंग का कांस्टेंट ही फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक बॉल है जो रेस्ट पे है, इसका मास हमें गिवन है, मास m। ये बॉल को हमने ड्रॉप किया है कितनी हाइट से? ये बॉल को हमने ड्रॉप किया है h हाइट से। तो यार अगर हम इस बॉल को h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। तो इसने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर दिया है? क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि भैया स्प्रिंग को h/2 डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया है। तो मेरे को बताओ बॉल टोटल नीचे कितना आई है? 3h/2। बिल्कुल, मतलब h+h/2, तो 3h/2। डन, इतनी चीज क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये फाइंड करके देना है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट, और क्वेश्चन में h की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। एक बार चेक करो पूरा क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। वर्टिकल स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के, बॉल को ड्रॉप किया h हाइट से, बॉल स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है h/2। तो मतलब अगर हाइट ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो स्प्रिंग हमारी कितनी कंप्रेस हो रही है? 5 सेंटीमीटर कंप्रेस हो रही है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे को के की वैल्यू निकालनी है। चलो करें सॉल्व। यार इसमें कुछ नहीं, बेसिकली आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही करना है अप्लाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे, पहले मैं साइड में ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शंस है हमारे पास जो गिवन है, भैया 120 mg, 200 mg, 180 mg एंड 130 mg। तो चलो चेक करते हैं। यार इधर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है। क्यों गेन कर रही है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस कर रही है। जब भी स्प्रिंग कंप्रेस या स्ट्रेच करेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। तो मैं यहां पे ये लिखूंगा कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग ने गेन करी है, तो मतलब किसी ना किसी ने तो एनर्जी लूज करी होगी, या काइनेटिक एनर्जी या कोई और एनर्जी। तो इधर कौन है जो एनर्जी लूज कर रहा है, और कौन सी एनर्जी लूज कर रहा है? भैया इधर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है। किसकी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल। बस दोनों को इक्वेट करना था, एक ही इक्वेशन से सीधा पूरा पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। भैया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग? हाफ के एक्स स्क्वेयर। इधर एक्स कितना गिवन है? भैया इधर एक्स हमें 5 गिवन है डिस्प्लेसमेंट, तो 5 का स्क्वेयर। सेंटीमीटर में ही रहने दो, क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर में ही आंसर लिखूंगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, भैया एम जी, और टोटल कितनी हाइट वो नीचे आया है? तो टोटल वो 15 सेंटीमीटर नीचे आया है। इसको सॉल्व कर लो और आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है यार। 200। 200 आ रहा है, मुझे नहीं पता आंसर, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू के, ये हो गया 25। 200 तो मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं। इंटू 15, तो यार ये हो जाएगा हमारे पास 5553। तो के की वैल्यू हो जाएगी 6 mg/5। कुछ गड़बड़ करी है क्या? एक बार चेक करो मैंने क्या गड़बड़ करी है। हाफ के एक्स स्क्वायर ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है फिर?
अच्छा, आंसर मीटर्स में गिवन होगा मे बी, इसलिए। हम्म। एक बार फिर तो वैल्यूज मीटर में ही रखनी पड़ेगी। भाई सॉरी, एक बार वैल्यूज मीटर्स में ही रखता हूँ फिर तो, क्योंकि उस हिसाब से तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। हाफ के एक्स, एक्स था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है हेमंत, 120 आ रहा है, चेक कर लेता हूँ। 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। 15 सेंटीमीटर था, तो 15 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू 25 × 10⁻² इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू एम जी इंटू 15 × 10⁻²। ये कटा, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 15 mg इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। अब चेक करता हूं, अब आंसर आ जाएगा 4। 2 × 4 8, 8 × 15। भैया आंसर आ रहा है 120 mg। 120 mg मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। काव्य, यही वाला पेपर आया था ना तुम्हारा जो तुम कह रहे हो? नो सर। नहीं, ये नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा 25 का था, ये 24 जून का है, ठीक है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं? यस सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है। मतलब मेरे को स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो मैकेनिक्स के ही दिख रहे हैं। भैया क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन ही है, बस इसमें इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी बनती है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमें ये वाला एंगल इंक्लाइंड प्लेन का गिवन है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें गिवन है कि ये बॉल है, कुछ हमने थ्रो करी है कितने एंगल पे, ये बॉल भी हमने 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो करी है, और हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे को क्या कैलकुलेट करके देना है? मेरे को रेंज कैलकुलेट करके देनी है कि ये बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी। तो मतलब अगर देखा जाए तो मेरे को एक तरीके से ये चीज कैलकुलेट करनी है। जरूरी नहीं कि ये बॉल इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे गिरे, मैंने डायग्राम उस तरीके से ड्रॉ कर दिया है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये बॉल कहीं पे भी गिर सकती है। तो मेरे को ये रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज। तो भाई मेरे को मेथड बताओ, रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले ऑप्शंस भी लिख देता हूं कहीं साइड में। फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है 10/3, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 20/3, थर्ड ऑप्शन 10, और लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है 40/3। तो यार बिल्कुल सिंपल है। यार हम हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, लेकिन हम इसको टिल्ट भी तो कर सकते हैं। मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए? कि एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल हो? हमेशा 90 डिग्री हो। तो यार यही काम यहां कर दो। आप मेरे को बताओ, अगर मैं ग्रीन कलर वाली लाइन को एक्स एक्सिस ले लेता हूं और इस रेड कलर वाली लाइन को वाई एक्सिस ले लेता हूं, तो आप मेरे को बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? 5√3 and 5। तो भैया यू एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? यू कॉस 30 डिग्री, तो मतलब 10 × cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये कितना आ गया? 5√3। सिमिलरली यू वाई की वैल्यू हो जाएगी 10 sin 30 डिग्री, तो ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अभी तक अगर आपने एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ा हो, एंगुलर प्रोजेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में 0 होती है और वाई एक्सिस में -g होती है, लेकिन ये केस डिफरेंट हो जाता है। इस केस में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में भी होगी और वाई एक्सिस में भी होगी। तो मेरे को बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, और कितनी कितनी होगी? तो जी भैया को जी के वेरी गुड। कंपोनेंट। तो ये जी को हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में। तो एक एक्सीलरेशन आ जाएगी मेरे पास भैया अलोंग दी एक्स एक्सिस, और एक एक्सीलरेशन आएगी मेरे पास अलोंग दी वाई एक्सिस। हमें पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, 30 डिग्री। तो ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी? जी कॉस 30 डिग्री। तो मेरे को फिर से बता दो कितनी लिखूं एक्सीलरेशन?
जी की वैल्यू 10, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 5√3/2, तो एसेलरेशन एक्स एक्सिस में कितनी आएगी, सॉरी वाई एक्सिस में 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज सब लोग चेक करके बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, या रिपीट करना है? भाई नो प्लीज को रिपीट तो नहीं करना, डन। सिमिलरली एक्स एक्सिस में एसिलरेशन कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में। यार एसिलरेशन मिल गई है, सब कुछ मिल गया है, आओ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, आई अग्री। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, बॉल ऊपर गई है वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर वापस नीचे गिर गई है, वर्टिकल डायरेक्शन में 0। यू वाई की वैल्यू अभी आपने बताई कितनी है, यू वाई की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझे फाइंड करना है, -½ एसिलरेशन वाई एक्सिस में कितनी है भैया, 5√3 इंटू टी का स्क्वायर। तो यार यहां से टाइम एक बार कैलकुलेट कर लेना, एक बार टाइम कैलकुलेट हो गया, अब बस इस टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में यूज करनी है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स एक्सिस होता है रेंज, यू एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 5√3, टाइम आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया होगा, तो मैं उसको टी ही लिख रहा हूं, -½ एसिलरेशन एक्स एक्सिस में थी 5 और टी का स्क्वायर। भैया टी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो और रेंज कैलकुलेट कर लो। चेक करो पूरा क्वेश्चन क्लियर है या कुछ रिपीट करना है? सर ऑप्शन दिखाना। ऑप्शन दिखाऊं, एक मिनट रुक जाओ, टाइम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 5t इज इक्वल्स टू हाफ 5√3t स्क्वायर, 5 से 5 कटा, t से t कटा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, t इक्वल्स टू 2/√3। बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना प्लीज, ये ऑप्शन है चेक करो। बी। डी या बी, बॉम्बे या दिल्ली? बॉम्बे। बिल्कुल सही, बॉम्बे। 20/3 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो अगर आपको स्टेप्स पता होते तो शायद से ज्यादा सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन उन्होंने डिफिकल्ट नहीं दी है, 30 डिग्री एंगल दिया है, सब कुछ इजीली कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दी है, सॉल्व करते तो हो ही जाएगा जल्दी से। बस ये है कि भाई बाकी क्वेश्चन अगर 1 मिनट ले रहे हैं तो हाँ ये 2 मिनट ले लेगा। तो 5√3 इंटू 2/√3 -½ इंटू 5 इंटू 4/3, √3 से √3 कैंसल, तो ये आएगा 10 माइनस, ये हो जाएगा 10/3, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? यस सर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में बहुत बार आपको मोशन इन वन डायमेंशन में रिवीजन करते वक्त मैंने ये कराया हुआ है, और मैंने बोला था कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से आता है। मैं आपको क्वेश्चन वैल्यू के साथ नहीं, वेरिएबल के साथ सॉल्व करा रहा हूं, फिर क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, चेक करना प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, हमारे पास टोटल 3 बॉल्स हैं, देखता हूं किस किस को आंसर डायरेक्टली याद है। हमारे पास 3 बॉल्स है, बॉल ए को मैंने ऊपर फेंका किसी एक वेलोसिटी यू से, ये ऊपर गया और नीचे आया, इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, t1। फिर बॉल बी है, बॉल बी को मैंने नीचे की तरफ थ्रो किया है, फेंका है नीचे की तरफ, सेम वेलोसिटी यू के साथ, इसने नीचे कितनी देर में पहुंचा, t2 में। तीसरी बॉल को मैंने सिर्फ ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, इसको टाइम लगा कुछ ना कुछ नीचे पहुंचने में t। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t एंड t1 t2, t की वैल्यू कितनी होती है, ये बताओ मेरे को आप, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो। और अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है तो भैया अभी भी याद रख लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो इस एग्जाम में आ भी गया ये क्वेश्चन। पहले चेक करो क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन ही रिपीट करूं? यस सर। ये यस सर किसके लिए था, यस रिपीट के लिए या समझ के आने? समझ आ गया। ठीक है, रिपीट कर दो सर। रिपीट करना है हर्ष। हर्ष भाई हमारे पास 3 बॉल्स है, जैसे इस मेरे हाथ को है ना टॉप ऑफ द बिल्डिंग मानो, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मेरे पास 3 बॉल्स हैं। पहली बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ऊपर गया
और ये फिर सीधे नीचे ग्राउंड पे गिरा। टोटल कितना टाइम लगा इसको? T1। कितनी वेलोसिटी से फेंका? U1 वेलोसिटी से। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, ये दूसरी बॉल को मैं नीचे फेंक रहा हूं, नीचे सेम वेलोसिटी के साथ। ग्राउंड पे टकराई कितने टाइम पे? T2 टाइम पे। भैया ये कौन है अब? रिया, माइक म्यूट प्लीज। फिर तीसरी बॉल को बस मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये नीचे गिर रही है। टोटल कितना टाइम लेगी ये? T। तो भैया T की वैल्यू बतानी है T1 और T2 के टर्म्स में। तो ये आंसर याद रखो, इसका आंसर होता है स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। क्या ये आंसर याद रखोगे अब? यस T1 T2, बस जो बॉल को ड्रॉप कर रहे हो ये इनका T1 T2। तो यही सेम क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया है वैल्यूज के साथ। क्या वैल्यूज गिवन है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया T1 की वैल्यू गिवन है कि जब मैंने बॉल ए को ऊपर फेंका और वो नीचे गिरी तो उसको टाइम लगा 6 सेकेंड्स। फिर क्वेश्चन कह रहा है दूसरी बॉल को मैंने नीचे फेंका है सेम वेलोसिटी के साथ, तो इसको टाइम लगा है 1.5 सेकेंड्स। तो आपको बताना है तीसरी बॉल को जब ड्रॉप करूंगा तो कितना टाइम लगेगा। ऑप्शंस अब आप डायरेक्टली बता दोगे। पहला ऑप्शन है 3 सेकेंड्स, सेकंड ऑप्शन है 5 सेकेंड्स, थर्ड ऑप्शन है 2 सेकेंड्स और लास्ट ऑप्शन है 4 सेकेंड्स। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको? ए। बस किस्सा खत्म। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1.5 इंटू 6 करूंगा। 1.5 इंटू 6 कितना होता है? 9, मतलब 99। तो 9 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा? 3। सो फाइनल आंसर इज 3। डायरेक्ट टिक। डन सर। डन। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले पेपर में मेजोरिटी क्वेश्चन मैकेनिक्स के ही भरे पड़े हैं, खूब मैकेनिक्स मैकेनिक्स दिख रहा है मेरे को। या जो पेपर मैंने डाउनलोड किया है उन्होंने अरेंज इस हिसाब से किया हुआ कि पहले पूरा मैकेनिक्स दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता पेपर, कभी भी ऑनलाइन पेपर ऑर्डर में नहीं मिलता स्टार्टिंग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं ये किस किस को आता है। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है, ब्लॉक को मूव किया है। ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, भैया कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,2 से लेकर 2,3 तक। ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, फोर्स की वैल्यू गिवन है जो अप्लाई किया हुआ है भैया 4x स्क्वेयर आई कैप प्लस 3y क्यूब जे कैप। चलो ये क्वेश्चन है, पहले सब लोग चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है। यस चलो ऑप्शंस भी दे देता हूं, जहां जहां जिस क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है वो दे ही दूं। फर्स्ट ऑप्शन 58.08, सेकंड ऑप्शन 45.08, थर्ड ऑप्शन 55.56 जूल्स और लास्ट 32.3 जूल्स। तो चलो चेक करो किस किस को कॉन्सेप्ट पता है। मेरे को कॉन्सेप्ट बता दो, सॉल्व मत करो अभी, सॉल्व तो मैं करा ही रहा हूं। चेक करो किस किस को कॉन्सेप्ट पता है। सर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी गुड और लिमिट्स वो लगता है तो भैया। वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है, कैसे पता चला? फोर्स की वैल्यू एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है, तो ये फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है। फोर्स अगर वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस कर देते हैं लिमिट्स के साथ। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस हमें कुछ नहीं करना था, इंटीग्रेट करना है फोर्स को और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है, तो अगर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास आएगा एफ डॉट डी एक्स, x1 से लेके x2 तक, प्लस एफ एक्स लिखो यहाँ पे, एफ का सिर्फ एक्स कंपोनेंट, एफ वाई इंटू डी वाई, और ये हो जाएगा y1 से लेके y2 तक। मतलब जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसी इंटीग्रेशन, कंपोनेंट्स इंटीग्रेशन। तो भैया इसका सॉल्यूशन साइड में सॉल्व करता हूं। एफ का कौन सा कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में? 4x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर को इंटीग्रेट कर दो dx के टर्म्स में। लिमिट x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है?
भैया 1 से लेके 2 तक चेंज हो रही है। फिर फोर्स का y कंपोनेंट क्या है, 3y क्यूब, इसको dy में इंटीग्रेट कर दो। y की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है भैया, 2 से लेके 3 तक। अब इंटीग्रेशन, मेरे को तो नहीं लगता किसी को कोई इतना तगड़ा डाउट होगा इंटीग्रेशन में, सबको आता होगा। इंटीग्रेशन 4x³ बाय 3 हो जाएगा। लिमिट्स लगानी है 1 से लेके 2 तक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3y4/4, और इसकी लिमिट्स लगेगी 2 से लेके 3 तक। प्लीज जरा मतलब सॉल्व कर दो, लिमिट्स लगा दो भैया, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो ये तो आता ही है सबको। लिमिट्स लगाओ, चेक करके बताओ फाइनल आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ए। वेरी गुड, बिल्कुल ए आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा वो मुझे नहीं पता, सॉल्व मैंने नहीं किया है। मेरे पास जो लाइक आंसर की उसमें गिवन है ऑप्शन ए गिवन है। बाकी चेक कर लो, अगर मिसमैच करेगा तो फिर आगे सॉल्व करके देखेंगे। डन सर। डन, चलो बढ़िया। चलो भैया आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि 12th वाला पार्ट आ गया है थोड़ा सा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। चेक करो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट गिवन है, दैट इज 0.410 वोल्ट। कौन सी वेवलेंथ के लिए भैया, जब हमने वेवलेंथ फॉल डाउन कराई है 491 नैनोमीटर्स की। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर हमने वेवलेंथ को चेंज करा दिया, हमने वेवलेंथ को चेंज करा दिया, तो अब जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आ रहा है 1.02 वोल्ट। तो आपको बताना है कि ये नई वेवलेंथ क्या है। क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर वेवलेंथ ऑफ 491 नैनोमीटर्स इज 0.410 volt. Now the wavelength is changed and the new stopping potential is 1.02 volt. Then find the new wavelength. ऑप्शन हमें नैनोमीटर्स में ही गिवन है, और 234.62 नैनोमीटर्स। ऑप्शन बी 582.65 नैनोमीटर्स। ऑप्शन सी 104.32 नैनोमीटर्स, और लास्ट ऑप्शन 645.83 नैनोमीटर्स। तो यार एक बात बताओ, हम मटेरियल सेम रख रहे हैं या मटेरियल चेंज कर रहे हैं? हम मटेरियल सेम रख रहे हैं, हम बस चेंज क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ। तो भैया याद रखो दोनों केसेस में क्या सेम होगा, वर्क फंक्शन सेम होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। भैया क्योंकि वर्क फंक्शन तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो जब हमने मटेरियल चेंज नहीं किया तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। मेरे को याद दिलाओ व्हाट इज द इक्वेशन। भैया इक्वेशन बिल्कुल सिंपल होती है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। सर आंसर सी है। आंसर सी? यार मेरे को आंसर की में गिवन है डी। ओके सर। चेक कर लेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी? भैया एच सी बाय लैम्डा, तो इसको लिख देता हूं एच सी बाय लैम्डा 1। वर्क फंक्शन सेम है। काइनेटिक एनर्जी पहले केस में गिवन है 0.410। याद है जब मैंने आपको ये चीज रिवाइज कराई थी तो मैंने बोला था एच सी की वैल्यू याद रख लेना नैनोमीटर्स वाली। तो मेरे को बताओ एच सी की वैल्यू कितनी होती है नैनोमीटर्स में? 1240। वेरी गुड, 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स। लेकिन अब एक दिक्कत आ गई इसमें, क्या दिक्कत है? ये वैल्यू में क्या ये वोल्टेज में गिवन है या इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गिवन है? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गिवन है। तो यार इसको या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना। पहली बात तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप दो इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो एच सी क्या कर जाएगा, कट जाएगा। वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यू याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भैया हमारा तो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पे
कैंसल आउट ही होगा। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, एच सी कट गया, लैम्डा 1 की वैल्यू रख देना, फाइव कट जाएगा आपके पास, बेसिकली दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स हैं, फाइव भी निकल जाएगा, लैम्डा 2 भी निकल जाएगा। तो प्लीज जरा सॉल्व करो और चेक करो यार क्या आंसर आ रहा है, और आंसर डी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरे को आंसर की में आंसर डी गिवन है। ये हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 दैट इज 491 नैनोमीटर्स इज इक्वल्स टू, भैया हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 5 प्लस 0.410 वोल्ट डिवाइडेड बाय सर ऑप्शन 5 बताना, प्लस 1.02। क्या बोल रहे हो? ऑप्शन बताना। ऑप्शन ये यारी, ओके सर। ठीक है। तो यार कैलकुलेशंस आप पे छोड़ दूं, एक बार फिर से इसमें चेक तो कर कोई लेना। भी मैच नहीं कर रही, हो जाएगा मैच? अभी तो कोई भी नहीं कर रहा है अभी इनमें कोई से। भी नहीं कर रहा है, चलो देख लेंगे यार, कोई बात नहीं। बाकी बट स्टेप्स तो आएगा 1 की लाइन में, 100 की लाइन में ही आएगा। सी यार पता की। नहीं, मेरे को आंसर डी गिवन है, अब सर आंसर मैच करना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर अगर डी तो मतलब लॉजिकली भी गलत है, क्योंकि अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, पर सेकंड केस में ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वेवलेंथ तो कम ही आनी चाहिए 491। वेवलेंथ इंक्रीज करूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा आप कह रहे हो कि वेवलेंथ डिक्रीज होनी चाहिए। यस सर। करेक्ट, करेक्ट। तो भैया फिर मतलब ऑप्शन डी गलत है जो आंसर की में मेरे को गिवन है। फिर तो भैया आप जरूर कैलकुलेट करके चेक कर लेना, और या फिर मैं एक बार स्टेप्स फिर से गो थ्रू कर लेता हूँ, रुक जाओ, क्या पता मैं स्टेप्स में कुछ गलत लिख रहा हूँ, बाकी आई एम प्रिटी श्योर मैंने स्टेप में कोई गलती नहीं करी है। क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन फॉर वेवलेंथ ऑफ 491 नैनोमीटर्स इज 0.410 वोल्ट, मैंने वैल्यू सही लिखी है। फाइंड द न्यू वेवलेंथ फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.02 वोल्ट, ये भी वैल्यू सही लिखी है। फाइंड द न्यू वेवलेंथ 645 नैनोमीटर्स, 104, 582 एंड 234। भैया एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे भी ठीक चल रहा है। फिर एच सी बाय लैम्डा 2 5 प्लस, यहाँ तक भी सही चल रहा है, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आया लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय लैम्डा। ठीक, ठीक है यार, तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, स्टेप्स वगैरह तो हर एक चीज मैंने बिल्कुल सही लिखी है। ओके सर। ठीक है, बाकी मैं भी एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखूंगा, अभी मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन मैं भी सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, इसको होल्ड पे डाल देता हूँ। अगर मेरा आंसर डी या कुछ और मैच कर रहा है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। Yes, sir. चलो डन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से, और मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ गया है, अच्छी बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, और उसके इस मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट है। आई रिपीट, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है? बी नॉट। क्या मेरे को फॉर्मूला बता सकते हो, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला फॉर सर्कुलर कॉइल एट इट सेंटर पॉइंट? किसी को याद है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन में बोला कुछ नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है भैया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो एक्सियल पॉइंट पे, और एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है? एक्स की वैल्यू रेडियस का हाफ बोली हुई है, बस ये क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 वेयर r इज द रेडियस, और ऑप्शन बी नॉट के टर्म्स में गिवन है 4 डिवाइडेड बाय 5√5 बी नॉट, ऑप्शन बी गिवन है 8 बाय 5√5 बी नॉट, ऑप्शन सी 4 बाय 5 बी नॉट,
और ऑप्शन डी 8/√5 B0। तो प्लीज एक बार चेक करो। पहले उससे चेक करने से पहले मेरे को फॉर्मूला बता दो बस, किस किस को फॉर्मूला पता भी है या नहीं पता। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ रिंग सर्कुलर कॉइल? कह दो सर फॉर्मूला ही नहीं पता तो सॉल्व कहां से करते? भाई किसी को भी फॉर्मूला याद नहीं है एक्सियल पॉइंट का? चलो कोई बात नहीं भैया, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI A² डिवाइडेड बाय 2 of A² प्लस X² टू दी पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट का, जहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, आपको पता ही होगा n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, a रेडियस है, तो जहां जहां a दिख रहा है मतलब वहां वहां r रखना है आपको। a रेडियस होता है, यहां लिख देता हूं a इज रेडियस और x हमारा एक्सियल डिस्टेंस है। तो यार क्या आप इसमें a की जगह r लिख देना और x की जगह r/2 रख के सिंप्लीफाई करोगे और फिर कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलर सा टर्म आएगा, तो उसको B0 से रिप्लेस करके आंसर मैच करने की कोशिश करो। चलो सॉल्व करो इसको अभी के अभी और चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही गिवन है I, ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 of R²। ऑप्शन डी। भैया B और D में मैं कंफ्यूज होता हूँ, बॉम्बे या दिल्ली? बॉम्बे। भाई बिल्कुल सही आ रहा है, बढ़िया। R/2 का स्क्वायर और इसका 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा भैया, इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा बी बॉम्बे। क्या किसी को फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके दिखाना है या स्टेप्स चल जाएंगे यहां तक? सर हो जाएगा। हो जाएगा, डन विशाली, गुड। बस सब्स्टिट्यूट ही करना, अब तो कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे, कैलकुलेशन भी नहीं है बस सिंप्लीफिकेशन ही है वैसे तो। चलो ये हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स का गिवन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं इसको भी। लेकिन कैलकुलेशन मेरे ख्याल से सिंपल हो जाएगी क्योंकि फोकल लेंथ वगैरह सब कुछ वैल्यू उस हिसाब से गिवन है। आ जाओ ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी ने मेरे से पूछा भी था, तुम में नहीं किसी और बच्चे ने पूछा था, FST में आया हुआ क्वेश्चन है शायद से ये। भैया क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये 3 लेंस हैं जिनको हमने कांटेक्ट में प्लेस किया हुआ है। ये हो गए 3 लेंस, इन तीनों लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 की वैल्यू गिवन है 1.5 और इसके फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 और फोकल लेंथ हमें गिवन है दैट इज अगेन 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फाइंड दी F इक्विवेलेंट। F इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए बोला है। ऑप्शंस यहां लिख देता हूं भैया, -7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -5.7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -7.4 और ऑप्शन डी दैट इज -6.7 सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊं? चलो आओ देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई इस वाले को। भाई सबसे पहले लेंस 1 के लिए क्या करो, लेंस 1 के लिए फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो ताकि मेरे को रेडियस की वैल्यू मिल जाए। मेरे को रेडियस की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि मैं तभी सेकंड वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट कर पाऊंगा, और जब तक मैं सेकंड वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा तब तक मैं इक्विवेलेंट फाइंड नहीं कर सकता। तो फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/f
इसको अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, बस वो रख रहा हूँ। 1/f इज इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसको मैं 3/2 लिख रहा हूँ, -1। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/r, ये वाला रेडियस पॉजिटिव होगा, सेकेंड वाला रेडियस नेगेटिव होगा, तो -r होगा, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो भैया 1/f की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 2/r, कट गया तो r की वैल्यू आ गई f के बराबर, तो मतलब रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। ये स्टेप 1 हुआ, चेक करो स्टेप 1 में कोई डाउट? नो सर, नो बस सर। अब स्टेप 1 की हेल्प से लेंस 2 के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे को याद आ गया ये क्वेश्चन, ये किसी एक नीट बच्चे ने पूछा था, नीट स्टूडेंट ने, और परसों ही पूछा है। भैया लेंस टू के लिए अब क्या कैलकुलेट करूंगा, 1/फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 गिवन है, और मेरे को अब रेडियस की वैल्यू पता चल गई है। लेकिन इसके लिए जो ये पहला रेडियस है, भैया यहां डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसके लिए जो ये पहला रेडियस है वो भैया नेगेटिव में होगा और दूसरा वाला रेडियस पॉजिटिव में होगा, तो -1/15 -1/15 आएगा। तो प्लीज कैलकुलेट करो, फोकल लेंथ 2 कितना हो गया, 2 इंटू ये हो जाएगा -2/15, तो हमारे पास f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -15/4 सेंटीमीटर आ रही है। एक बार ये स्टेप और चेक करके बता दो, और देख लो मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं करी है कैलकुलेशन जल्दबाजी में, सही है सब कुछ? यस सर। चलो डन। तो भैया 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होता है। तो 1/f1 की वैल्यू गिवन है 15, 1/f2 की वैल्यू नेगेटिव में है, दैट इज 4/15, सॉरी 15/4, 15/4 प्लस 1/15। प्लीज जरा एलसीएम लेके फटाफट सॉल्व करके बता दो कितना आंसर आएगा। आंसर आ भी गया है हेमंत, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो यार इसको सॉल्व करोगे तो आंसर -7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। -7.5 मीन्स ऑप्शन ए, मेरे को सोल्यूशन की में भी ऑप्शन ए गिवन है। तो ये क्वेश्चन मैं एक दो बार देख चुका हूं, रिपीटिव सा हो रहा है, मतलब एक बार भैया इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना मतलब। डन सर। डन। चलो फिर आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, लेट्स चेक। फिर से ये थोड़ा सा 11th क्लास फ्लूइड्स पे आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ b इक्वल्स टू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर एंड द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज 2%, देन फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। भैया तो आपको अपने आप पता चलना चाहिए कि ये बी क्या गिवन है मेरे को। ये बी बेसिकली मेरे को बल्क मॉडुलस गिवन है, क्योंकि ये यूनिट उसी का गिवन है। तो अब ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस क्या गिवन है, आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। ऑप्शंस है 1 × 10⁷ पास्कल, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2 × 10⁷ पास्कल, थर्ड ऑप्शन 3 × 10⁷ पास्कल, और लास्ट ऑप्शन 5 × 10⁷ पास्कल। सर इन सब बी। फिर से वही बॉम्बे दिल्ली। बॉम्बे। हाँ क्या बात है काव्य, बिल्कुल सटाक 1 मिनट में, वेरी गुड, सही है, बहुत सही। भैया बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यार क्वेश्चन में आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे रखा है, लेकिन बस परसेंटेज में गिवन है, दिक्कत ये है। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस परसेंटेज में गिवन है तो 2/100 कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना रह गया था यार। अब बताओ इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या लेते एग्जाम में, 10⁹ इंटू 2/100 आ गया भैया 2 × 10⁷ पास्कल। जल्दी चेक करके बताओ इसमें कोई डाउट? नो सर। चलो बढ़िया।
तो यार हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगेन इट्स फॉर 11th क्लास। क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन। अब क्वेश्चन की वर्डिंग्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन की वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले वैल्यूज लिख देता हूं, फिर आपको वर्डिंग्स बताता हूं, तो भैया चेक करना। टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 100% मोर। चलो क्वेश्चन पूरा रीड आउट कर रहा हूं भाई, चेक करना। क्वेश्चन आराम से सुन लो। एफिशिएंसी ऑफ अ कारनॉट इंजन वाज 25% एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो 25% एफिशिएंसी है 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर टू इंक्रीज इज एफिशिएंसी बाय 100% मोर। ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शंस हैं कि T2 की वैल्यू होनी चाहिए 400 केल्विन। ऑप्शन बी, T2 की वैल्यू होनी चाहिए 200 केल्विन। ऑप्शन सी, T2 की वैल्यू 100 केल्विन। और ऑप्शन डी, T2 की वैल्यू 300 केल्विन। पहले तो अब चेक करो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आई रिपीट, सबसे पहले तो ये चेक करो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एफिशिएंसी 25% गिवन है, मतलब 25/100 हो गया। मेरे को बताओ ये टेम्परेचर T2 गिवन है या T1 गिवन है? T1। नहीं, ये टेम्परेचर T2 गिवन है। क्योंकि अगर ये टेम्परेचर T1 होता ना, तो फिर ऑप्शन में भी हमारे पास सारे ऑप्शन किसके होते? T1 के होते। क्योंकि वो यही तो पूछ रहा है ना कि नया टेम्परेचर कितना रखूं जिससे एफिशिएंसी 100% इंक्रीज कर जाए। क्या ये चीज क्लियर हुई है? Yes. तो थोड़ा ऑप्शन को देख के भी जज कर सकते थे कि भैया क्वेश्चन ने न्यू टेम्परेचर पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक वगैरह। तो अगर उसने न्यू टेम्परेचर पूछा है और हमें ऑप्शन में T2 बोला हुआ है, तो मतलब जो ये वैल्यू गिवन है ये भी T2 की गिवन है। अब मेरे को बताओ एफिशिएंसी 2 कितनी रखूं, बस ये सोच लो। एफिशिएंसी 2 कितनी रखूं? 50/100। भाई वेरी गुड, उसने बोला है 100% मोर, मतलब 25 का 100% मोर करना है, बेसिकली डबल। तो ये कितना हो जाएगा? 50/100। बस यही चीज का टेक्निक था भैया, नए T2 की वैल्यू निकाल लिया। फॉर्मूला एफिशिएंसी का आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन टेम्परेचर के टर्म्स में? 1 माइनस T2/T1। तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, या T2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो फटाफट आ जाओ, साथ में सॉल्व कर लेते हैं और मेरे को बता दो क्या आंसर है। T2 की वैल्यू 300 केल्विन बाय T1। यहां से एक काम करो, पहले यहां से T1 की वैल्यू निकाल लो पहली इक्वेशन से ही, ताकि हमारी नेक्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। फिर से लिखूंगा n इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। अब की बार एफिशिएंसी 50/100। 1 माइनस T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 जो आपने यहां से निकाला वही सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। 400 T1। 400 आ रहा है, ठीक है, गुड। अर्पणा का भी 400 आ रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूं। भाई आंसर मैच नहीं कर रहा है। T1 की वैल्यू बता रहे हो, T2 की वैल्यू बता रहे हो? T1। हाँ फिर ठीक है, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। T1 की वैल्यू भैया 400 केल्विन आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 400, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। अब T2 बता देना। हेमंत वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है भैया। हेमंत ने कैलकुलेट किया, आंसर आ रहा है 200 केल्विन। और सोल्यूशन की में भी यही गिवन है 200 केल्विन, मतलब ऑप्शन बी गिवन है आंसर की में। सर एक बार T1 T2 बता दो, उसमें कंफ्यूज हो गया कौन सा T1 कौन सा T2। यार एक चीज याद रखो, T1 है ना हमेशा सोर्स का टेम्परेचर होता है, और ये हमेशा हाई होगा। ये कभी भी लो नहीं आएगा, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस वगैरह नहीं आ सकता। ये बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए।
क्योंकि हम इससे जितनी मर्जी हीट ले ले इसका टेम्परेचर फॉल डाउन नहीं होता। तो इसलिए एक चीज याद रखना कि इसका टेम्परेचर है ना बहुत ज्यादा हाई होगा। तो अगर आपको रूम टेम्परेचर 27 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो एक चीज तो क्लियर है कि वो सोर्स का टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता। T2 होता है हमेशा सिंक का, और ये हमेशा लो टेम्परेचर होना चाहिए। लो टेम्परेचर मतलब कितना? जनरली ये रूम टेम्परेचर होता है, सिंक हमारी सराउंडिंग होती है जनरली। लेकिन जनरली का है मैंने, जनरली सिंक हमारी सराउंडिंग होती है तो रूम टेम्परेचर होता है। नहीं तो अदरवाइज इसका टेम्परेचर कुछ भी गिवन हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते, मैं होता तो मैं भी कंफ्यूज होता बिल्कुल कि भैया ये T1 गिवन है या T2 गिवन है। तो मैंने थोड़ा सा दो जगह दिमाग लगाया, क्या कि यार एक तो ये टेम्परेचर की वैल्यू कम है काफी, सराउंडिंग जितनी गिवन है ऑलमोस्ट, तो यार ये T2 होना चाहिए था। ऊपर से क्वेश्चन ने बोला है कि भैया बताओ टेम्परेचर कितना चेंज कराऊं जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, और ऑप्शन में सारे T2 गिवन है। तो उससे फिर मेरे को थोड़ा सा ज्यादा श्योरिटी मिल गई कि भैया ये टेम्परेचर T2 ही गिवन होगा। ओके सर। चलो डन। तो आ जाओ बस लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है, दैट इज ई। मैक्सिमम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर प्लेट हमें वो भी गिवन है, दैट इज क्यू। मेरे को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन का सेटअप ये गिवन है। क्वेश्चन ने एक ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कैपेसिटर का, बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है के। उसने बोला है कैपेसिटर प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू जो मैक्सिमम चार्ज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है कि K इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सेकंड ऑप्शन Q इनटू D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ऑप्शन सी Q इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो ट्राई करो भाई। अपने आप ट्राई करो। और मेरे को 1 मिनट दो प्लीज। काव्य वेरी गुड, तुम्हारा आंसर सही है। और एरी तुम्हारे सोचने का तरीका ठीक है, कोई वो नहीं है। चलो भाई आओ सॉल्व करते हैं। अह, भाई एक बात बता दूं, जो ऑप्शंस लग रहे हैं मेरे को भी, जो तुक्के से ऑप्शन लग रहे थे, एक तो ए लग रहा था और एक बी लग रहा था। सी मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग गया था यार, सी नहीं हो सकता, क्यू के साथ एरिया मल्टीप्लाई जनरली नहीं होता। क्योंकि हमें अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पता हो तो क्यू बाई ए होता है, तो क्यू और ए जनरली साथ में नहीं आते। मैंने थोड़ा सा ये वाला लॉजिक लगाया, तो उस हिसाब से मैंने ऑप्शन सी को थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिया
बाकी चेक करके देखो क्या पता ऑप्शन सी भी सही आ जाए। तो आओ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? भैया हमें पता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। लेकिन अब मेरे को क्या करना है भैया, कुछ ना कुछ चीजें रिप्लेस करनी है। क्यों? मेरे को बेसिकली सी को रिप्लेस करना पड़ेगा। सी को रिप्लेस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ऑप्शन सी के टर्म्स में गिवन नहीं है, तो मतलब उसको तो रिप्लेस करना ही करना है। एक बार चेक करके बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. डन। अब यार सी को रिप्लेस करने का तरीका क्या है? Q इक्वल्स टू सी वी। तो सी को रिप्लेस करूंगा Q बाई वी से, इसलिए चार्ज के बारे में बोला हुआ है। तो C इक्वल्स टू Q बाई वी। अब V पोटेंशियल है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, भैया इस पे भी कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एक्स। तो मतलब सीधा सीधा E इंटू डी, E इंटू डी। सी की वैल्यू रख दो, जो भी आपको वैल्यू दिखी है इसमें सी की वैल्यू रख दो और चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब तो के आएगा हमारे पास क्यू और डिवाइडेड बाय एक डी ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज ए एप्सिलॉन, और इसका एक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो भैया हमारे पास आंसर आ रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो बन रहा है दैट इज ऑप्शन ए बन रहा है, ऑप्शन ए। एक बार स्टेप्स चेक करो और चेक करो कोई डाउट है तो पूछो। Yes. डन, चलो बढ़िया।